नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एजुकेशन सोए। शिक्षा स्नातक बीएड हिंदी प्रथम वर्ष। मूल पाठ्यक्रम BES-122 समकालीन भारत एवं शिक्षा। खंड 1 भारतीय सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा। इकाई 3 शिक्षा एवं नीतियाँ। 3.1 प्रस्तावना। शिक्षा किसी राष्ट्र के संपूर्ण राष्ट्रीय विकास की कुंजी है। ये राष्ट्र के संवैधानिक प्रावधानों के पूर्वावलोकन के अंतर्गत आती है। राष्ट्र के विकास के लिए शैक्षिकी नीतियाँ एवं योजनाएं संवैधानिक विस्तार तथा प्रावधान के अनुसार बनाई जाती हैं। शैक्षिकी नीतियों को बनाना ही पर्याप्त नहीं है, यद्यपि नीतियों की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करना भी आवश्यक है। इस इकाई में उपर्युक्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श किया गया है जो आपको शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों, देश में शैक्षिकी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन के पक्षों को समझने में सहायता करेंगे। यह इकाई आपको इस पाठ्यक्रम के खंड 2 में वर्णित मूल विषय तथा मुद्दों की समझ में भी सहायता प्रदान करेगी। 3.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप भारत में शिक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का समीक्षात्मक विश्लेषण कर सकेंगे। 3 लोक नीतियों के निर्धारण के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में इसकी आवश्यकता एवं प्रासंगिकता का औचित्य समझ सकेंगे। देश में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के साथ शैक्षिकी नीतियों के गठन की आवश्यकता में संबंध स्थापित कर सकेंगे। भारत में शैक्षिकी नीतियों के क्रियान्वयन के मुद्दों एवं चुनौतियों की व्याख्या कर सकेंगे। नीति विश्लेषण तथा योजना की प्रतिपुष्टि तथा अनुसंधानों के महत्व को समझ सकेंगे और भारत में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित प्रत्याभूत शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण कर सकेंगे। शिक्षा एवं संविधान। एक राष्ट्र के संविधान में राष्ट्र के प्रशासन तथा विकास के लिए निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। संवैधानिक प्रावधानों, दृष्टिकोणों तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के लिए नीतियों को विकसित किया जाता है। शिक्षा संविधान का मुख्य पक्ष होता है जो देश में लोक शिक्षा के लिए विभिन्न नीतियों के विकास हेतु आधार प्रदान करता है। भारत में शैक्षिकी तथा अन्य संबंधित मुद्दों का निराकरण करना वास्तव में देश के लिए एक चुनौती है, जहां सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में विविधता तथा बहुलतावाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहक के रूप में विद्यमान है। अतः राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करना कठिन है। यद्यपि हम विविधता तथा बहुलतावाद को अपने समाज की मजबूती मानते हैं, कमजोरी नहीं। निरंतर प्रयास सभी प्रकार की विविधता तथा बहुलतावाद को समाज के मुख्यधारा में लाने का काम किया है। इसे प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में शिक्षा समेत विभिन्न विशेष प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस इकाई के इस भाग में हम लोग शिक्षा का संविधान से संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा शिक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण भी करेंगे। संविधान की प्रस्तावना। भारत का संविधान। भारत के लोग भारत को एक समूह प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिभा और अवसर की कराने के लिए या उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की समता एक सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए टूट सकता की कर अपनी इस संविधान सभा में स्मॉटर एज AM फेट WH शुक्ला सप्तमी संवत विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। शिक्षा सहित राष्ट्र की नीति एवं योजना आवश्यक रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निर्मित किए जाते हैं, जो हमें संवैधानिक मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता की प्राप्ति एवं अनुरक्षण हेतु निर्देशित करता है। 3.3.1 शिक्षा तथा संविधान में संबंध। हमारी संवैधानिक व्यवस्था के मौलिक प्रावधानों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों की दृष्टि तथा अर्थ को शिक्षा गहराई से प्रभावित करती है। हम किसे और कैसे तथा किस विषय वस्तु और रूप में शिक्षा प्रदान करें, इस पर संविधान का समान रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है।
लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमारी शैक्षिकी रणनीतियां तथा सुधार संविधान द्वारा निर्धारित मानकों के परिप्रेक्ष्य में अपनाई तथा मूल्यांकित की जाती है। दूसरी तरफ नीति निर्माताओं द्वारा विकसित तथा उपयुक्त नीतियां संविधान के दायरे में वृद्धि करती हैं तथा विकसित होती हैं। शिक्षा तथा संविधान के मध्य संबंध की प्रकृति का परीक्षण एक रोचक विषय है। लोक शिक्षा संदर्भ तथा मूलभूत संवैधानिक सिद्धांतों के विकास के मध्य अंतःक्रिया विद्यालय परिसर के अंदर तथा बाहरी दोनों संदर्भों में उपयोगी है। दूसरी विमा क्षेत्र स्पष्ट तथा छिपी हुई पाठ्यचर्या है जो संविधान के विकास तथा अनुप्रयोग से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में हम लोक शिक्षा तथा संविधान के मध्य निकट संबंध को देख सकते हैं। अनिवार्य शिक्षा बच्चों तथा उनके अभिभावकों को ये सुनिश्चित करती है कि वे संवैधानिक वचनबद्धता को पूर्ण करने के लिए कार्य हेतु राज्य से चुनौतीपूर्ण अंतःक्रिया करेंगे। सभी बच्चों को समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिकी रणनीतियों के विकास पर भी संविधान प्रभाव डालता है जो निरंतर अनुरीक्षण का विषय है। अन्य शब्दों में, शिक्षा में कोई भी नीति एवं अभ्यास अन्य क्षेत्र में संवैधानिक अनुरीक्षण तथा सांविधानिक शर्तों के रूप में निर्धारित स्वीकार्यता मानकों से संबंधित विषय हैं। नीतियों का चयन तथा निर्माण ये प्रतिबिंबित करता है कि हम क्या हैं तथा एक राष्ट्र के रूप में क्या होना चाहते हैं। 3.3.2 शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक प्रगति की अवधारणा तथा उनकी दृष्टि में न्यायप्रिय तथा समतामूलक समाज में शिक्षा आंदोलनकारी भूमिका निर्वाहक के रूप में है। भारत में सामाजिक रूप से वंचित लोगों के उद्धार में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को उनके शब्दों में समुचित रूप से अभिव्यक्त किया जा रहा है। जैसा कि मैं हिंदू समाज के सबसे निचले स्तर से संबंध रखता हूँ, मैंने जाना कि शिक्षा का मूल्य क्या होता है। निचले स्तर के उत्थान में आर्थिक समस्या का होना महान भूल है। भारत में निचले स्तर का उत्थान उनको भोजन कराना, वस्त्र पहनाना तथा उच्च स्तर पर सेवा कराना नहीं है। समस्या उनमें से हीन भावना को निकालना है जिसने उनकी प्रगति को अवरुद्ध किया है। उनमें उनके जीवन तथा राष्ट्र के प्रति महत्व की चेतना का निर्माण करना है, जो वर्तमान व्यवस्था द्वारा क्रूरतापूर्वक लूटा गया है। शिक्षा के विस्तार के अतिरिक्त कुछ भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। यह मेरे विचार में हमारे सामाजिक व्याधि का उपचार है। भट्टाचार्य 2002। केवल डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, यद्यपि हम पाते हैं कि विश्व स्तर पर जाति व्यवस्था तथा भेदभाव को समाप्त करने, दमन पर नियंत्रण के लिए आंदोलनों ने सदैव शिक्षा को एक प्राथमिक अस्त्र के रूप में प्रस्तुत किया है। ओमवेदत 1993। शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए, देशवासियों को शिक्षित करने के लिए भारतीय संविधान अपने प्रावधानों में व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। भारतीय संविधान में निहित विशेष शैक्षिकी प्रावधानों पर विमर्श किया जाए। मौलिक अधिकार तथा शिक्षा। हमारे संविधान में नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों में समानता की भावना को स्थापित किया गया है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करने में सहायता करते हैं। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित अनुच्छेद भारत में शिक्षा पर विशेष बल देते हैं। अनुच्छेद 14। राज्य भारतीय क्षेत्राधिकार में किसी व्यक्ति को विधि है के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। आधुनिक राज्य व्यक्तिगत स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं। समानता के अधिकार का आशय ये सुनिश्चित करना है कि राज्य शक्तियों का उपयोग विभेदकारी रूप में न करें। शिक्षा के संदर्भ में प्रवेश नियमों को नियंत्रित करने के लिए ये कार्य करेगा और इस प्रकार यह सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। अनुच्छेद 15। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये भारत में शैक्षिकी अवसरों में समानता भी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15(4) ये सरकार को पिछड़े वर्गों समेत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान बनाने के लिए सक्षम बनाता है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिकी संस्थानों में आरक्षण को भी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 16
1. राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 4. नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 का राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान निर्धारित करना है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया है। यह अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिकी विस्तार सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा को अधिकार की स्थिति प्रदान किया है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी उद्योग, खनन या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा चलाए जा रहे संस्थान न तो कोई धार्मिक उपदेश और न ही धार्मिक शिक्षा देंगे और किसी भी धर्म के व्यक्तियों का समर्थन करेंगे। इस अनुच्छेद के अधीन राज्य या अन्य कोई अभिकरण पुनर्तः राज्य प्रबंधित किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, यद्यपि किसी न्यास या धार्मिक संस्थान द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट है। इसके आगे अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य पोषित या अनुदानित विद्यालय में कार्यरत किसी व्यक्ति को बिना उनके माता पिता के सहमति के किसी भी धार्मिक अनुदेश में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसका अभिप्राय है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्थान जो राज्य से अनुदान सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं, वे संस्थान में प्रदान की जा रही धार्मिक शिक्षा का अनुसरण करने के लिए अपने विद्यार्थियों को विवश नहीं कर सकते। किसी भी विद्यार्थी पर अपनी धार्मिक विचारधारा को थोपे बिना वे अपने धार्मिक स्वरूप को बनाए रख सकते हैं। अनुच्छेद 46 राज्य विशेष संरक्षण के साथ कमजोर वर्गों के शैक्षिकी तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करेगा और विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से रक्षा करेगा। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। किसी राष्ट्र की सुंदरता इसके अल्पसंख्यक जनसंख्या की देखभाल में निहित है। समाज में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान उनके लिए बहुत से शैक्षिकी प्रावधान प्रदान किया है। कुछ मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सुनिश्चितता प्रदान करता है। नागरिकों का कोई भी समूह भारत के राज्याधिकार या इसके किसी अन्य भाग में निवास करते हैं जिनकी एक निश्चित भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिकी संस्थान में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक कारण से प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा, विशेषकर भाषा संरक्षण के एक महत्वपूर्ण भाग के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा के लिए सरकारी अनुदानों की प्राप्ति में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण के विषय में विस्तार स्पष्टीकरण करता है। सभी भाषायिक या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिकी संस्थानों को स्थापित करने और प्रबंधन करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रबंधित किसी भी शैक्षिकी संस्थान की किसी भी संपत्ति के आवश्यक अधिग्रहण के लिए नियम निर्माण में खंड 1 में उल्लेखित राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की संपत्ति अधिग्रहण के लिए ऐसी विधि के अंतर्गत निर्धारित या निश्चित राशि इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित अधिकार को प्रतिबंधित या निषेधित नहीं करे। राज्य भाषायिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अंतर्गत किसी शैक्षिकी संस्थान को अनुदान प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा। अंतिम खंड राज्य को शैक्षिकी नियंत्रण के लिए निर्देशित नहीं करता है, परंतु मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित नियामकों को संरक्षित करता है, जो अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रावधान स्वरूप न्यायालयों में भी मान्य रहा है। अनुच्छेद 350 ये लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु निरूपण में अपनी समझ की भाषा के उपयोग का अधिकार सुनिश्चित करता है। संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम
1956 द्वारा भाषा एक अल्पसंख्यक मुद्दों के निराकरण के लिए निम्नलिखित 2 अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 350 ये प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाओं को संरक्षित करने का प्रावधान करता है। राज्य के अंदर तथा प्रत्येक राज्य तथा स्थानीय प्राधिकार का ये प्रयास होगा कि वे भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को दिशा निर्देश निर्गत कर सकता है यदि वो इस प्रकार की सुविधाओं के प्रावधानों की सुरक्षा आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 350 ये भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के विषय में बात करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। विशेष अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वो इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा विषयों से संबंधित सभी बातों की जांच पड़ताल निरीक्षण करें और जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्देश हो इन विषयों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे और राज्यों की संबंधित सरकारों को प्रेषित करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा शिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के भाग इव में अनुच्छेद 36 से 51 में सम्मिलित किए गए हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत 3 मार्गदर्शक प्रावधान हैं जो शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करते हैं। ये हैं अनुच्छेद 41 ये राज्य को उसकी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार और सभी के लिए शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधानों के निर्माण करने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद होने के नाते ये देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नींव रखता है। अनुच्छेद के अनुसार राज्य इस संविधान के प्रारंभ होने के 10 वर्षों के अंदर बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा जब तक कि वे 14 वर्ष तक की आयु पूरी नहीं कर लेते। 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 21A के सन्निवेश के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया है तथा इसका क्षेत्र 6 वर्ष तक की आयु तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक सीमित है। संविधान में कोई भी अनुच्छेद भिन्न रूप में कार्य नहीं करता है। यही बात अनुच्छेद 45 के लिए भी सत्य है। अनुच्छेद 29(2) की पंक्तियों के आधार पर यह सभी के लिए शैक्षिकी अवसरों की समानता को सुनिश्चित करता है जिसके अनुसार राज्य द्वारा संचालित किसी संस्था में किसी को भी मूल वंश प्रजाति जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जो सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है तथा अनुच्छेद 45 के समान महत्वपूर्ण है। 15(29)(2) 15(3) 46 और 29(1) भारत सरकार को देश के सभी भागों में शैक्षिकी अवसरों की समानता के उत्तरदायित्व को सौंपता है तथा राज्यों या पिछड़े हुए क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 इसके अनुसार राज्य कमजोर वर्गों के लोगों के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षिकी एवं आर्थिक हितों को विशेष उत्तरदायित्व के साथ प्रोत्साहित करेगा तथा इन्हें सामाजिक अन्याय और सभी तरह के शोषणों से रक्षा करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 46 शिक्षा से संबंधित अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों के साथ विभिन्न कारणों से पीछे छूटे हुए लोगों हेतु विशेष प्रावधानों की व्यवस्था द्वारा शैक्षिकी अवसरों में गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना संभव है। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को कुछ करने के लिए परामर्श देते हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत संपूर्ण समाज की भलाई को सुनिश्चित करते हैं। यदि लोगों के एक समूह को कर्नाटक में बंगाली माध्यम के विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।
एक संस्थान जो राज्य सरकार के अनुदान का उपयोग करता है और एक बच्चे की जाति या धर्म के कारण प्रवेश से इनकार करता है। 3.4 शिक्षा लोकनीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र आवश्यकता एवं प्रासंगिकता। कौन आदि सभी। 2009 ने लोकनीति को इस प्रकार परिभाषित किया है: लोक संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सरकारी संस्था या कार्यालय द्वारा कार्य के लिए संकल्पित रूप में अनुकरण किया गया मार्ग। इस प्रकार के कार्य को करने की विधियां परिणामतः विधि, लोक दस्तावेज, कार्यालय नियम तथा लोक व्यवहार का दृश्यमान प्रतिरूप हो जाते हैं। अधिकांश लोकनीतियां कुछ निश्चित कारणों के लिए विकसित की जाती हैं। एक उदार सरकार सदैव देश के विभिन्न पक्षों की भलाई के लिए कार्य करती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, सामाजिक क्षेत्र, व्यवसाय तथा आर्थिक कार्य आदि। देश का विकास लोकनीतियों पर निर्भर करता है कि देश ने क्या स्थापित तथा क्रियान्वित किया है। लोकनीतियों के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। ये देश के लोगों को लाभ पहुंचाते हैं तथा इनके विकास से जुड़े हैं। शिक्षा को सदैव लोकनीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। किसी देश में शिक्षा का विकास सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के विकास के साथ आवश्यक रूप से संबंधित है। अतः शिक्षा लोकनीति की योजना में महत्वपूर्ण स्थिति ग्रहण करती है। विश्व बैंक के 2011, 2012 तथा 2013 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के चयनित देशों में शिक्षा पर व्यय के प्रतिशत निम्नलिखित हैं। तालिका 3.1 चयनित देशों में शिक्षा पर व्यय। तालिका 3.1 चयनित देशों के शिक्षा पर व्यय, सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत तथा सरकारी व्यय का प्रतिशत प्रकट करता है। ये प्रदर्शित करता है कि शिक्षा पर सरकार का सामान्य व्यय, नकद, पूंजी तथा हस्तांतरण, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत तथा सभी क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा आदि के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत तथा कुल सामान्य सरकारी व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये सरकार के लिए विदेशी स्रोतों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त वित्त के व्यय को सम्मिलित करता है। निष्कर्षतः निम्नलिखित कारणों से शिक्षा लोकनीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शिक्षा देश में अन्य क्षेत्रों के विकास से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका स्वास्थ्य, समाज सेवा, रक्षा, संचार तथा जनसंपर्क, व्यापार तथा उद्योग आदि से प्रत्यक्ष संबंध है। देश के लोगों को शिक्षित करना सरकार का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। शिक्षा पर पर्याप्त व्यय प्रशिक्षित तथा कुशल मानव शक्ति के निर्माण को सक्षम बनाता है, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए यह उचित तरीके से कहा जा सकता है कि शिक्षा राष्ट्र की लोकनीति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 3.5 शैक्षिकी नीतियों का क्रियान्वयन। राष्ट्र के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्र को शिक्षा के लिए लोक नीति का निर्माण तथा इसे देशभर में क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व है। इस संबंध में आप स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गठित समितियों तथा आयोगों की अनुशंसाओं से परिचित होंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 से प्रारंभ कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 तक भारत ने शिक्षा में कई लोकनीतियों का अनुभव प्राप्त किया है। शिक्षा आयोग का गठन शिक्षा के उद्देश्यों को कभी पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि नीतियों का क्रियान्वयन समान रूप से आवश्यक है। हमने शिक्षा में लोक नीतियों के क्रियान्वयन की कठिनाइयों का अनुभव किया है। कई कारणों से बहुत बार योजना के निर्धारित समय के अंदर लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है तथा आगे इसी नीति के विस्तार में यही परिणाम रहा है। उदाहरणार्थ, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की प्राप्ति भारत में नई अवधारणा नहीं है। इसे लगभग सभी शिक्षा आयोगों की संस्तुतियों में उछाला गया है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, परंतु आज तक प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर लगभग 75% थी। इस संबंध में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों के लिए एक अधिकार बनाना हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण विकासों में एक है।
अतः किसी शैक्षिकी नीति का क्रियान्वयन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कार्य योजना का निर्माण, राजनीतिक समर्थन की प्राप्ति, वित्तीय प्रावधान तथा संबंधित हितधारकों की सहभागिता। 3.5.1 कार्य योजना का निर्माण। शिक्षा पर नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना का निर्माण नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में पहला कदम है। कार्य योजना योजना को मूर्त रूप देने तथा क्रियान्वयन के लिए एक रणनीति है। यह विभिन्न हितधारकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करती है, जैसे सरकार, स्थानीय इकाइयों, समूहों, व्यक्तियों तथा लाभार्थियों। ये शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर वित्तीय प्रावधानों को भी सम्मिलित करती है। किसी शिक्षा नीति की कार्य योजना के बेहतर समझ के लिए एक उदाहरण पर विमर्श किया जाए। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 1 अप्रैल 2010 शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रयोग में आया। उस समय कार्य निष्पादन के लिए विस्तृत कार्य योजना तथा क्रियान्वयन की रणनीति तैयार की गई थी। इस अधिनियम के विभिन्न भागों तथा उपभागों को क्रियात्मक रूप से परिभाषित किया तथा हितधारकों की भूमिका तथा कार्यों को निश्चित किया। इस अधिनियम के कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय सीमा भी प्रदान की गई। कुछ मुद्दों के समाधान के लिए विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की गई, जैसे कक्ष में विद्यार्थियों तथा शिक्षक के अनुपात को सुनिश्चित करना, शिक्षक प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बाल केंद्रित शिक्षण, विद्यालयों में अनुपस्थिति की समस्या का समाधान, शिक्षकों में समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करना, बच्चों की सुरक्षा एवं इनके अधिकारों की सुनिश्चितता, हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण की योजना। अधिनियम के विभिन्न स्तरों पर इसके क्रियान्वयन के पक्षों की प्रतिपुष्टि एवं पुनरीक्षण आदि अधिनियम पूरे भारत में जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू है तथा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पूरे मन से शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्सुकतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार देश में किसी शैक्षिकी नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी तथा उचित कार्य योजना के निर्माण की आवश्यकता है। यह इसलिए कि शिक्षा में जितना कार्य योजना का निर्माण महत्वपूर्ण है, उतना ही नीतियों का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों तथा विशेषज्ञता से बहुसंख्य व्यक्ति कार्य योजना की तैयारी में सम्मिलित होते हैं। 3.5.2 राजनीतिक समर्थन तथा वित्तीय प्रावधान। जैसा कि पहले चर्चा किया गया है कि राजनीतिक समर्थन तथा वित्तीय प्रावधान शैक्षिकी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। आप समझ गए होंगे कि किसी नीति के क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण है। विशेषतः एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं तथा विजयी दल सरकार बनाता है। सरकार का कार्यकाल 5 अथवा 6 वर्ष का होता है। इसके पश्चात कोई अन्य दल जो चुनाव जीतता है वह भी सरकार बनाने का एक अवसर प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि देश में शासन का स्थायित्व नहीं है। राजनीतिक दलों के विचार तथा दृष्टिकोण भी भिन्न हैं। सभी दलों के कार्य के अपने उद्देश्य, प्राथमिकताएं तथा घोषणापत्र हैं। ये बहुत विचित्र बात है कि जब एक विशेष राजनीतिक दल परिवर्तित होता है और दूसरा दल देश में शासन करने के लिए आता है तो शैक्षिकी नीतियों का क्रियान्वयन स्थिर तथा उपेक्षित हो जाता है। सभी राजनीतिक दल अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करते हैं। असाधारणतः वे अन्य दलों की सरकारों के दौरान स्थापित शैक्षिकी नीतियों को समान रूप से महत्व देते हैं। ये शैक्षिकी नीतियों के क्रियान्वयन में बाधक हैं। कई मामलों में समान रूप से देखा गया है कि नई सरकार पूर्ववर्ती सरकार के नीतियों को कायम रखती है। समर्थन तथा वित्तीय प्रावधान भी शैक्षिकी नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। उदाहरणार्थ, भारत जैसे देश में किसी शैक्षिकी नीति का क्रियान्वयन करना, जहां जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक तथा वृहद भौगोलिक क्षेत्र है, विशाल राशि की आवश्यकता है। ये देखा गया है कि बहुत सी शैक्षिकी नीतियां वित्तीय सहायता के अभाव के कारण क्रियान्वयन की कठिनाइयों से प्रभावित हैं।
कभी कभी शैक्षिकी नीतियां क्रियान्वयन के लिए अल्प राशि प्राप्त करती हैं तथा ये भी देखा गया है कि नीतियों के लिए आवंटित राशि में विलंब होता है। ये सभी नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके विपरीत कभी कभी यह भी देखा गया है कि शैक्षिकी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, परंतु हितधारकों के मध्य समन्वय के अभाव में राशि का उपयोग नहीं हो पाता है और राशि शेष रह जाती है तथा इस प्रकार कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रगति नहीं कर पाता है। अतः अब ये स्पष्ट है कि राजनीतिक समर्थन तथा वित्तीय प्रावधान शैक्षिकी नीतियों के क्रियान्वयन के मुख्य भाग हैं। 3.5.3 हितधारकों की सहभागिता। किसी भी शैक्षिकी नीति के हितधारक इसके क्रियान्वयन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नीति का क्रियान्वयन करना आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करना तथा लाभार्थियों को सशक्त करना है जिनके लिए नीति बनी है। उदाहरण के लिए पुनः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर विचार विमर्श किया जाए। इस अधिनियम में कई हितधारक सम्मिलित हैं, जैसे केंद्र तथा राज्य सरकारें, स्थानीय इकाइयां, राज्य शैक्षिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें, स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERTS, प्रत्यक्ष प्रशासन, ग्राम पंचायत, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, माता पिता, समुदाय सदस्य आदि। इस अधिनियम में यद्यपि मुख्य लाभार्थी विद्यार्थी हैं, परंतु बहुत से हितधारक अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सम्मिलित हैं। सभी हितधारकों के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उनकी निश्चित भूमिकाएं हैं, जैसे केंद्र तथा राज्य सरकारें अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे, वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे तथा प्रगति पर नियंत्रण रखेंगे। शिक्षक, माता पिता, समुदाय सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC के सदस्य अधिनियम को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में सम्मिलित हैं। राज्य शैक्षिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग डायट्स आदि अधिनियम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा क्रियान्वयन के लिए रणनीति बनाते हैं। जिला शैक्षिकी एवं सामान्य प्रशासन, स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति आदि भी अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित हैं। अतः एक भी हितधारक की सहभागिता के बिना शैक्षिकी नीतियों का क्रियान्वयन समुचित रूप से नहीं हो सकता है। इसलिए ये शैक्षिकी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। 3.6 नीति विश्लेषण तथा नियोजन के लिए शोध। सभी विषयों में सामान्य रूप से नीति विश्लेषण तथा योजना के लिए शोध तथा विशेष रूप से शैक्षिकी नीति विश्लेषण तथा योजना के लिए शोध अनुसंधान का बहुत लोकप्रिय क्षेत्र है। वर्तमान में दो प्रकार के शोध नीति विश्लेषण तथा योजना के क्षेत्र को देखा गया है। पहला विभिन्न शोध संगठनों द्वारा प्रायोजित परियोजना शोध है तथा दूसरा पुनर्तः शैक्षिकी प्रकृति का है, जैसे किसी विषय में परास्नातक, MPhil या PhD। राष्ट्रीय शैक्षिकी योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय NUEPA शैक्षिकी नीति विश्लेषण तथा योजना के क्षेत्र में शोध के लिए प्रसिद्ध अग्रणी विश्वविद्यालय है। नीति विश्लेषण तथा योजना के लिए शोध कार्य के उद्देश्यों की चर्चा की गई है। योजना के लिए आवश्यक मूल्यांकन का अध्ययन तथा शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में नीतियों का निर्माण। वर्तमान नीतियों के प्रावधानों तथा समाज के लिए उनके क्रियान्वयन का अध्ययन करना। एक ही क्षेत्र में पूर्ववर्ती नीतियों तथा नई नीतियों के लिए आवश्यक परिवर्तनों की तुलना तथा विश्लेषण करना। विश्व में कार्यरत समान प्रकार की नीतियों तथा समाज के लिए उनके क्रियान्वयन का अध्ययन करना। वर्तमान नीतियों की शक्ति, कमजोरियों, अवसरों तथा चुनौतियों SWOT का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना का सुझाव और तैयारी करना। नीतियों के क्रियान्वयन पर मध्यावधि प्रतिपुष्टि तथा मूल्यांकन अध्ययन संचालित करना। शैक्षिकी तथा अन्य नीतियों का मूल्यांकन करना। उपर्युक्त बिंदुओं से आप समझ गए होंगे कि नीति विश्लेषण तथा योजना के लिए शोध संचालन की क्यों आवश्यकता है। शोधकर्ता नीतियों के प्रावधानों, क्रियान्वयन पक्ष तथा मूल्यांकन का विस्तृत ज्ञान प्रदान कर सकता है।
नीति विश्लेषण तथा योजना पर शोध के निम्नलिखित लक्ष्य हैं। विशेष शिक्षा नीति की आवश्यकता को समझना, नीति में सम्मिलित किए जाने वाले पक्षों तथा हितधारकों की चर्चा करना, शैक्षिकी नीति में सम्मिलित मूलभूत प्रावधानों की चर्चा करना, शिक्षा नीति एवं योजना के क्रियान्वयन की रणनीतियों को समझना, शैक्षिकी नीतियों की सफलता तथा असफलता के कारणों को समझना, शैक्षिकी नीति विश्लेषण तथा योजना के क्षेत्र में किए गए कुछ शोध निम्नलिखित हैं। कुमार ए एवं लतिका एम 2012 सेक्रेड गोल्स एंड इंजुडिशियस स्पेंडिंग ए मिड टर्म अप्रेजल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, केरल, जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, खंड 26, सम 3.445 to 464, नई दिल्ली, NUEPA. डे एन 2013 रीजनल इम्बेलेंस इन टीचर एजुकेशन इन इंडिया, एन एनालिसिस ऑफ ईस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटस, जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, खंड 27, सम 1, नई दिल्ली, NUEPA. बंस बी एवं अन्य 2004 अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बाय 2015, ए चांस फॉर एवरी चाइल्ड, जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, खंड 18, सम 3.414-416, नई दिल्ली, NUEPA. जिंडमैन ए 2005 पॉलिसी ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स लोन स्कीम्स, लेसन्स फ्रॉम 5 एशियन केस स्टडीज, जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, खंड 19, सम 4.570-573, नई दिल्ली, NUEPA. शीन एच एवं ली W 2006 ए रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स लोन स्कीम इन चाइना, जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, खंड 20, सम 1.125-143, नई दिल्ली, NUEPA. NCTE 2010 पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स इन टीचर एजुकेशन, क्रिटिक्स एंड डॉक्यूमेंटर्स, जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, खंड 24, सम 2-185-187, नई दिल्ली, NUEPA. वर्ल्ड बैंक 2010 सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया यूनिवर्सलाइजिंग अपॉर्चुनिटी, जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, खंड 24, सम 3.335-338, नई दिल्ली, NUEPA. 3.7 शिक्षा की योजनाएं. प्रत्येक सरकार देश के लिए कार्य करने का प्रयास करती है तथा शिक्षा सहित जनजीवन के सभी क्षेत्रों में विकास लाना चाहती है। समय समय पर शिक्षा की आवश्यकता तथा मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार शिक्षा पर विभिन्न योजनाओं की घोषणा करती है। शिक्षा के लिए कोई योजना शैक्षिकी नीतियों से पूर्णतया भिन्न नहीं होती हैं। शिक्षा की कई योजनाएं शैक्षिकी नीतियों के मुद्दों का समाधान करती हैं। अतः शैक्षिकी योजनाएं तथा शैक्षिकी नीतियां एक दूसरे से संबंधित हैं। शैक्षिकी योजनाएं नीति के विशेष लक्ष्यों को पूरा करती हैं, वहीं शैक्षिकी नीतियां शैक्षिकी नीति के व्यापक लक्ष्य को पूरा करती हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। नीति के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ शैक्षिकी योजनाओं जैसे मध्याह्न भोजन योजना, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालयों की योजना, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को क्रियान्वित किया गया है। शिक्षा की प्रभावी योजनाओं का क्रियान्वयन शैक्षिकी नीतियों एवं योजना में सफलता लाता है। इस भाग में केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संचालित वर्तमान शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाए। 3.7.1 केंद्र प्रायोजित शिक्षा की योजनाएं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित शिक्षा की योजनाएं संपूर्ण भारत में प्रदान की जा रही हैं। तालिका 3.2 केंद्र प्रायोजित शिक्षा की योजनाएं। योजनाओं के नाम: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक मौलिक अधिकार है। उद्देश्य:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को क्रियान्वित करने तथा इसके परिणामस्वरूप बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम को देश भर में 1 अप्रैल 2010 से कार्यात्मक बनाने हेतु बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्ति के अधिकार को प्रदान करना। लाभार्थी प्रारंभिक विद्यालय के विद्यार्थी कक्षा 8 मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ। बच्चों के नामांकन, ठहराव, उपस्थिति में वृद्धि तथा साथ साथ पोषण के स्तर में सुधार। प्रारंभिक विद्यालय के विद्यार्थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मुस्लिम। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना बिखरी हुई बस्तियों, मानव निवास के क्षेत्रों में जहां विद्यालय अधिक दूरी पर स्थित हैं, की जाती है। प्रारंभिक स्तर राष्ट्रीय बाल भवन बच्चों को आनंदपूर्ण वातावरण में रचनात्मक कला, लेखन, अभिनय, शारीरिक शिक्षा, वैज्ञानिक नवाचार, फोटोग्राफी आदि के माध्यम से उनके रचनात्मकता में वृद्धि के लिए अवसर प्रदान करना। प्रारंभिक स्तर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA मार्च 2009 से प्रारंभ। नोट: राशि के समुचित उपयोग तथा बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि केंद्र प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा के लिए अन्य योजनाएं, जैसे विद्यालय में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ICT, माध्यमिक स्तर पर विभिन्न रूप से सक्षमों के लिए समावेशी शिक्षा IEDSS, व्यावसायिक शिक्षा, बालिका छात्रावास को RMSA के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। योजना अन्य बातों के साथ साथ घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान कर माध्यमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तथा 2017 तक कुल नामांकन अनुपात का लक्ष्य 100% तथा 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव पर विचार करता है। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सभी विद्यार्थी कक्षा IXX माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण 2011 में सरकार द्वारा अनुमोदित, 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में सम्मिलित तथा 2014 में पुनरीक्षित शिक्षित तथा रोजगार के योग्य के मध्य कमी को पूर्ण करना, माध्यमिक स्तर पर पलायन दर, बीच में छोड़ने वाले को कम करना तथा उच्च शिक्षा पर दबाव कम करना। अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना के विकास की योजना IDMI योजना अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के औपचारिक शिक्षा के लिए सुविधाओं के विस्तार के क्रम में अल्पसंख्यक संस्थानों में संस्थागत आधारभूत संरचना को सक्षम तथा मजबूत कर अल्पसंख्यक शिक्षा में सहायता करती है। योजना संपूर्ण भारत में संचालित है, परंतु जिला, प्रखंड तथा 20% से अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले नगरों में स्थित अल्पसंख्यक संस्थानों, अनुदानित, अनानुदानित को वरीयता दी जाती है। प्रारंभिक विद्यालय मदरसों के लिए गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की योजना SPQEM मुस्लिम बच्चों की शिक्षा को सक्षम करने के लिए मदरसों में गुणात्मक सुधार लाना। माध्यमिक स्तर आदर्श विद्यालयों की स्थापना 2008-09 ये प्रत्येक प्रखंड में एक माध्यमिक स्तर आदर्श माध्यमिक विद्यालय, कुल 6000 विद्यालय की स्थापना का केंद्रीय योजना है। माध्यमिक विद्यार्थी राष्ट्रीय सहायता सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 2008-09 कक्षा 8 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के पलायन, बीच में छोड़ने को रोकने तथा उन्हें 12वीं कक्षा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन के लिए योजना। माध्यमिक स्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना 2008-09 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उत्तीर्ण सभी बालिकाओं सहित 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अन्य सभी बालिकाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के खाते में 3000 रुपये जमा किया जाता है। उड़ान परियोजना का लक्ष्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के न्यूनतम नामांकन का समाधान करना है। प्रारंभिक स्तर शिक्षा के 3 क्षेत्रों विमाओं, पाठ्यक्रम संरचना,
पहुंच और मूल्यांकन के समाधान द्वारा विद्यालयी शिक्षा तथा इंजीनियरिंग प्रवेश के मध्य गुणात्मक कमी का समाधान करना। उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा गणित शिक्षण अधिगम की समृद्धि तथा वृद्धि करना। छात्राओं को सशक्त तथा बेहतर अधिगम अवसरों के लिए मंच अवसर प्रदान करना। माध्यमिक स्तर की छात्राएं 3.7.2 राज्य प्रायोजित शिक्षा की योजनाएं। केंद्र सरकार की तरह कई राज्य सरकारें अपने राज्य के शैक्षिकी विकास के लिए कई शिक्षा योजनाएं संचालित कर रही हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई जा रही कुछ शैक्षिकी योजनाओं को निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तालिका 3.3 राज्य प्रायोजित शिक्षा की योजनाएं। राज्य कार्यक्रम केरल अतुल्यम। लाभार्थियों का विवरण। चौथी कक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़ने वाले प्राथमिक विद्यालय पलायन को रोकने के लिए एक पहल है। राज्य सरकार की पहल में सहभागियों को व्यावसायिक तथा कंप्यूटर कौशल विकास के लिए 100 घंटे की शिक्षा सम्मिलित होगी। ओडिशा आदर्श आवासीय विद्यालय मयूरभंज, सुंदरगढ़, कोरापुट तथा रायगढ़ जिलों में कक्षा V12 के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए नवोदय विद्यालय के अनुरूप 4 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। बालिका छात्रावास अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं में पलायन विद्यालय छोड़ने की जांच के लिए प्राथमिक स्तर पर 400 बालिका छात्रावासों की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ सरस्वती योजना निःशुल्क साइकिल आपूर्ति। राज्य उच्च विद्यालय स्तर पर अध्ययन करने वाली अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की बालिकाएं 2006-2009 में 45,000 के लगभग साइकिलों का वितरण किया। गुजरात बालिका समृद्धि योजना लड़कियों के नामांकन तथा ठहराव में सुधार, विवाह आयु को बढ़ाने तथा सामाजिक आर्थिक शैक्षिकी उत्थान में सहायता के लिए बाल प्रवेश नामांकन पत्र प्रदान करते हुए बाल प्रवेश को प्रोत्साहित कर तथा राज्य में कन्या केलवानी अभियान में लड़कियों के 5,25,000 से अधिक नामांकन द्वारा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 100% साक्षरता दर सुनिश्चित करती है। आंध्र प्रदेश माबादी अपना विद्यालय 6 से 11 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों 100-200 की जनसंख्या वाली छोटी बस्तियों में भी बच्चों को पहुंच प्रदान करने के लिए बनाया गया। मध्य प्रदेश हेड स्टार्ट भारतीय जन्य परिष्कृत शैक्षिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रामीण प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर प्रदान कर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना। उत्तराखंड बालवाड़ी उत्तराखंड के सुदूर हिमालयी गांवों में आर्थिक रूप से निर्धन 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ECCE कार्यक्रम प्रदान करना। महाराष्ट्र प्रथम प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में लाना तथा उनको सीखने में सहायता करना इसका उद्देश्य है। प्रथम का मानना है कि इसके प्रयास को निश्चित रूप से ठोस रूप धारण करना चाहिए तथा हस्तक्षेप प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सरकार की वर्तमान पहल में अनुपूरक होना चाहिए। प्रथम सुविधाविहीन बच्चों की सेवा कर रहा है। इसके कार्यक्रम के 5 माध्यम हैं, जैसे विद्यालय पूर्व विद्यार्थी, विद्यालय से बाहर के विद्यार्थी, कार्यकारी बच्चे, विद्यालयी बच्चे, कंप्यूटर आधारित अधिगम कार्यक्रम। असम ज्ञान ज्योति योजना ज्ञान ज्योति योजना असम सरकार द्वारा 2004 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विद्यार्थियों को ऐतिहासिक भौगोलिक महत्व के स्थानों तथा प्रदेश के औद्योगिक नगरों के भ्रमण के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करती है। असम विकास योजना प्रारंभिक शिक्षा असम विकास योजना प्रारंभिक शिक्षा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले तथा निर्धन परिवार की छात्राओं को वित्तीय सहायता तथा छात्राओं कक्षा IVI को अध्ययन सामग्री खरीदने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। उपर्युक्त योजनाओं की योजना तथा प्रारंभिक शैक्षिकी नीतियों के महत्वपूर्ण घटक के भाग हैं। ये शैक्षिकी नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं। अतः एक भी हितधारक की सहभागिता के बिना शैक्षिकी नीतियों का क्रियान्वयन समुचित रूप से नहीं हो सकता है। शैक्षिकी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए यह महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। 3.8 सारांश
यह इकाई मुख्यतः शिक्षा एवं संविधान, शैक्षिकी नीतियों तथा शिक्षा की योजनाओं से संबंधित मुद्दों का वर्णन करती है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी देश की शैक्षिकी योजना इसके संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होती है। इसके अनुसार देश में शिक्षा को निश्चित आकार प्रदान करने के लिए शैक्षिकी नीतियां बनाई जाती हैं। शैक्षिकी नीतियों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा लघु शैक्षिकी योजनाएं तैयार तथा प्रारंभ की जाती हैं। उपर्युक्त उल्लेखित मुद्दों के अंतर्गत विमर्श के मुख्य क्षेत्र शिक्षा तथा संविधान के मध्य संबंध, शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, शैक्षिकी नीतियों को प्रभावित करने वाले कारक तथा केंद्र तथा राज्य प्रायोजित शैक्षिकी योजनाओं का विश्लेषण है। यह इकाई आपको आगे इस पाठ्यक्रम के भारत में शिक्षा के नीतिगत ढांचा खंड 2 को समझने में सहायता करेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।